दोस्तों, ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उसने कह दो, फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को बिल्कुल ही झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आया और खुशामद करते हुए बोला, दे दे, इससे गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय मैं सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें ततेरती हुई बोली, कर चुके तुम दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनों के बाकी हैं, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों खेती नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहते के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें बिल्कुल ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो भीषण जंतु की भांति उसे अभी भी घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, पर उस धौंस से क्या कहें। हल्कू न रुपए लिए इस समय बाहर आ गया। इस समय मानो वह ऐसा लग रहा था कि जैसे अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए अपने कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता से भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपने पुराने गाढ़े की चादर ओढ़े पाया कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को कमर और गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जाड़ा लगता है। कहता तो था कि घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आ गए। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबड़ा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहाँ से बफर लिए आ रही है। उठूं फिर से एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ और कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबड़ा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबड़ा ने उसकी मुंह की ओर प्रेम से छलकाता हुआ आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर तुम बैठना, तुमको जाड़ा नहीं लगेगा। जबड़ा ने अपने पंजों से उसकी घुटनियों पर रखते हुए उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें अच्छी लग रही थी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेट गया और निश्चय करके लेटा कि चाहे अब की
कुछ हो, अब कि मैं सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए जा रहा था। जब किसी तरह रहा न गया तो उसने जबड़ा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए एक ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबड़ा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपड़ी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर चुमका कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो वह तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति छलक रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीतल को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त ही जम गया हो। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी ही रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहाड़ से ऊपर रात बाकी है। हल्कू के खेत से कोई 1 गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर मैं खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरता देख ले तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबड़ा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर आग तापें। टाँटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा कुकू करता हुआ सहमति प्रकट करने लगा और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ वह चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप कर नीचे गिर रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है ना। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वह उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियों बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरते जा रहे थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश के बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसे दोपहर से ओढ़े हुए दोहर को उतारकर बगल में दबा लिया और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर उठ जा। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसे जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही ना। जब्बर ने कूकू कर मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझाए। इतनी ठंड क्यों खाते, जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो बचा, तो मैं दवा न कराऊंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देगा लड़ाई न कर लेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से वह साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी।
जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। 4 5 पत्तियां जली हुई बच रही थी। बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ थोड़ी बहुत आग बाकी थी, जो हवा का झोंका पाने पर जरा सा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ी और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जा रही थी, उसे आलस से दबाए रखे जा रहा था। जबरा जोर जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके उछलने कूदने की आवाज़ें कान में साफ आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में वह चल रही है। उसके चबाने की आवाज़ भी चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा फिर भी भूखता रहा। उसके पास वह न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने आप को धोखा न दे सकता था। उसे अपनी जगह से हिलना जहर मालूम हो रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असहाय जान पड़ रहा था। वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस के ऐसे चली जैसे ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक के झोंके के समान लगा। फिर बुझते हुए अलाव के पास वह आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डाल रहा था। नील गाय खेत का सफाया किए जा रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने उसे रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई और मुन्नी की रही थी। क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मरैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की ही पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। फिर खेत के डाँड़ पर आ गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो उसमें। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर फिर से उदासी छा गई, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होते हुए कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना भी तो नहीं पड़ेगा।